that India is a motherland and Israel is a fatherland. इसका मतलब क्या है? वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसका मतलब हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए। सरकार में फर्क होता है, नेता और नेता में फर्क होता है। 2014 को पहले तो कोई था ही नहीं, ना अस्पताल थे, न बिजली थी, न कुछ था। उनका 14 के बाद बिजली आई, सिर्फ सड़क, जंगल, नदियां थी। फिर जब 14 में मोदी जी आए तब आपका घर ही घर बना होगा। अरे कितनी चमचागिरी भाई। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूँ 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूँ, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। खुश करने के चक्कर में वो खुश नहीं होते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। सदन में मर्यादा बनाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने बिहार में सुधार लाएंगे तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर। जो महसूस करता हूँ बयां कर देता हूँ, मुझसे लफ्जों की दगाबाजी नहीं होती। कांग्रेस ऐसा लगा कि भूचाल ला देगी, और एक फोटो देख के मैं और भी घबरा गया। महासंग्राम करते दो महामजदूर। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपए भी बढ़ते थे तो आप मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पे सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है। किसी को गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। अंग्रेजों ने जब रेल को लाया था देश में तो विकास, भारत के विकास को गति देने के लिए नहीं, भारत को लूटने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए लाया था। कि सोनभद्र के भैली आज जर जर हालतिया हो, जर जर हालतिया एकदम बदतर हालतिया हो। टेनवा के मार गइल मतिया, टेनवा के बिगड़ल हालतिया, रोवेला नाजरिया। इतना लंबा चौड़ा भाषण शिवराज जी ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टाइल में दिया, हाथ हिला के, नृत्य करके, घूम घूम के सब तरफ। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। सदन में निलंबित सांसदों की वापसी किन 2 शर्तों पर हुई? सदन के अंदर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सांसदों को अब किन नए नियमों का पालन करना होगा? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 365 दिन की कौन सी प्रतिज्ञा उठाई है जिससे कांग्रेस के लिए शायद समस्याएं खड़ी हो जाएं? भारत को लूटने के लिए आई रेलवे कैसे देश की लाइफलाइन बनी, और यही लाइफलाइन वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन और तत्काल टिकट बुकिंग से कितनी कमाई करती है? सदन के अंदर आज ऐसे कई सवाल उठाए गए और ज्यादातर के जवाब भी दिए गए। सदन ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्किंग पर चर्चा भी देखी और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का नसीहत भी, जहां वो बीजेपी सांसदों को ये सलाह देते दिखे कि हर काम उनको खुश करने के चक्कर में मत करो, क्योंकि वो खुश होते ही नहीं। अब राजीव शुक्ला यहां किसकी बात कर रहे हैं वो भी आपको वीडियो में पता चलेगा, और ये भी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाला सोशल मीडिया कंटेंट और उनको लेकर क्या कुछ आदेश दिया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट देख रहे हैं। सदन के अंदर की चर्चा से पहले आज सदन के यानी कि संसद के कैंपस में ली गई एक प्रतिज्ञा का जिक्र कर लेते हैं। यह प्रतिज्ञा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ली। उन्होंने बताया कि 17 मार्च से वो पूरे साल यानी कि 365 दिनों तक सोशल मीडिया पर बताएंगे कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा किया। अच्छा तो कम, बुरा ज्यादा, यही चर्चा वो करेंगे और उसकी वजह से देश की नीतियों पर क्या कुछ असर पड़ा इसका भी पूरा ब्यौरा देंगे। दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग युवाओं, किसानों और सैनिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे 2047 तक भारत के नंबर 1 इकोनॉमी बनने के काम में दिक्कतें आ सकती हैं। हमने ये तय किया है आज से कि डेट वाइज, जैसे आज 17 मार्च है, 17 मार्च को कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उससे देश की नीतियां कैसे प्रभावित हुई, कैसे हम लोग विकसित भारत नहीं बन पाए, वो सब मैं 365 दिन ट्वीट करूंगा। संसद में, संसद के बाहर,
हमारी सरकार के ऊपर मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है और विकसित भारत 2047 हम बनने की प्रक्रिया में हैं। आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम 2027 में बन जाएंगे और जब 2047 होगा तो शायद हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था होंगे। जब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें जो एक ऑब्स्टिकल है, लोगों को भड़काना, युवाओं को भड़काना, किसानों को भड़काना, सैनिकों को भड़काना, सोरोस का एजेंडा लागू करके जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना। सुप्रीम कोर्ट का ये हो गया जी, सीईसी का ये हो गया, स्पीकर का ये हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का ये, मतलब जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो वो चीजें जनता तक बताना, उनको याद दिलाना कि कांग्रेस ने सचमुच घटिया काम किया। हम जब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको सोरेस के एजेंडे पे हमको डिरेल करना चाहते हैं और आपको जो है वो गुमराह कर रहे हैं। मेरा मकसद वही। खैर, निशिकांत दुबे की प्रतिज्ञा कांग्रेस के लिए समस्याएं खड़ी करेंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज लोकसभा में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए तो एक गुड न्यूज के साथ इनका दिन शुरू हुआ। न्यूज ये कि सदन से निलंबित किए गए 8 सांसदों की सदन में आज वापसी हुई। अगर आपने संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से को ध्यान से देखा होगा तो याद होगा कि इन सांसदों को बजट सत्र में हंगामा और अनुशासनहीनता के कारण सस्पेंड किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एआई से बनी तस्वीरें इस्तेमाल की थीं, जिन्हें जेफरी एप्स्टीन से जोड़ते हुए कई आरोप भी लगाए थे। सरकार चाहती थी कि ऐसे कामों पर रोक लगे तभी निलंबन हटाया जाए। 16 मार्च को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इन मुद्दों पर चर्चा की और सदन की कार्यवाही के लिए 2 नए निर्देश दिए गए और पुराने निर्देशों का सख्ती से पालन हो, यह भी अपील की गई। नए निर्देश क्या थे? अव्वल तो ये कि संसद परिसर में एआई से बनी तस्वीरें माने एआई जनरेटेड इमेजेस इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और दूसरा ये कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अपमानजनक नारे माने डेरोगेटरी स्लोगन्स नहीं लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा 16 मार्च की देर शाम लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन जारी कर संसद सदस्यों को याद दिलाया कि संसद परिसर में बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड लाना मना है, तो वो इन बातों का ध्यान दें। बजट सत्र के बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि विपक्षी दल के सांसदों ने ना सिर्फ सदन के अंदर प्ले कार्ड्स लेकर प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी कुर्सी से उठकर सदन के वेल तक जाकर नारेबाजी की। वेल माने स्पीकर की कुर्सी के सामने का वो हिस्सा जो बिल्कुल सदन की कार्यवाही जहां से होती है उसका केंद्र होता है, उसे वेल कहते हैं और वहां खूब प्रदर्शन होता था। 17 मार्च को इन्हीं 8 सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग रखी गई और स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के सांसद के सुरेश को सभा पटल पर इस मुद्दे को रखने को कहा। For the last 2 weeks, 8 honorable members belongs to ANC and CPM have been suspended. Whatever indiscretion may have inadvertently happened is regretted. I request the government through Honorable Speaker to kindly revoke their suspension. इसी चर्चा के बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर ऐसा आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने उन्हें चेतावनी दे दी। पहले धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा वो सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी जब बता रहे हैं अगर सत्ता पक्ष के लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन सामान्य सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी। इससे पहले कि धर्मेंद्र यादव अपनी बात पूरी करते, उनका माइक ऑफ हो गया, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने धर्मेंद्र यादव का पलटवार किया। क्या कहा? मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी
इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दें, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। चर्चा के इस क्रम में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी निलंबित सांसदों की बहाली को लेकर सदन और विपक्षी पार्टी से वादा किया। कौन सा वादा, आप खुद सुन लीजिए। आपके तरफ से अगर आगे हाउस चलाने में मदद मिलेगा, हम भी सरकार की तरफ से हम वादा करना चाहते हैं, हम यह कमिटमेंट देना चाहते हैं कि हम भी कभी भी स्पीकर की रूलिंग और किसी मेंबर का अधिकार को हमारा मेंबर तरफ से भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये दोनों पक्ष अगर तालमेल होता है तो ठीक है, कि अगर सदन चलाने के लिए आपके ओर से क्या सहयोग और क्या नियम पालन करेंगे, इसका थोड़ा सा क्लियरिटी कर दे, जो मैं समझता हूं कि मेंबर सुनने चाहते हैं, तो हम भी सहमत हैं। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से एक विनती की और निलंबित सांसदों की बहाली के लिए सदन में वोटिंग कराई। सभी दलों के नेताओं का एक ही मत है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश की सर्वोच्च संस्था संसद है। हम सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, पवित्रता, मर्यादा बनाने में सहयोग करें और भविष्य में भी हम सभी मिलकर आसन का सहयोग करें। आप सबको धन्यवाद। माननीय किरण रिजिजू जी कि गुरुजीत सिंह ओजला, श्री E.V. ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री B. मणिकम टेगोर, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले, श्री चमला किरण कुमार रेड्डी और श्री S. वेंकटेशन सदस्यों को सदन द्वारा 3 फरवरी 2026 को सत्र की शेष अवधि के लिए किया गया निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, मुझे लगता है निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यों का निलंबन प्रस्ताव तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इसके बाद सदन में रेलवे के डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा शुरू होती है। इस सब्जेक्ट पर अपने सवाल रखने का मौका दिया गया टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय को। उन्होंने रेलवे की पेंट्री सर्विस पर सवाल खड़े किए और रेलवे की वेटिंग लिस्ट और टिकट कैंसिलेशन से होने वाली आय को लेकर भी सरकार से सवाल किया। कौन सा सवाल था, आप खुद सुन लीजिए। ये अब पता चला 2021-24 तक, जनवरी तक वेट लिस्टेड इनकम, मतलब मैंने टिकट खरीदे 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, मेरा वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर है 16 या 10। जब ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली मैं टिकट कैंसिल करूंगी। तब भी आप कैंसिलेशन फीस भी काट रहे हो। इसका मतलब आप टिकट कंफर्म आप नहीं दे पा रहे हो, मैं टिकट लेना चाहती हूँ, फिर भी आप टिकट का उसके में से पैसा ले रहे हो, जो उसमें इनकम आप सिर्फ सुन लीजिए। 2021 से 24 तक 1229.85 करोड़ इनकम किया है, जो ऑलमोस्ट 34-35 लाख टिकट कैंसिलेशन हुआ है। 2021 में 242.68 करोड़ इनकम किया, वो बढ़ के 2023 में 505 करोड़ इनकम किया। मतलब ये बिजनेसमैन की तरह जिस शेयर में ज्यादा इनकम होता है उसी शेयर में डालो। 2021 से 2022 तक सितंबर में 6 मंथ्स में सिर्फ इनकम देखिए, 240 करोड़ फ्रॉम डायनामिक प्राइजेस, 353 करोड़ तत्काल से, 89 करोड़ प्रीमियम तत्काल से। आप देखिए, आप एक तो आप उसमें से काट रहे वेटिंग लिस्ट से, फिर आप टिकट कंफर्म नहीं कर पा रहे, वहां पे आप टिकट नहीं मिल रहे, लेकिन तत्काल प्रीमियम, तत्काल डायनामिक प्राइस से आप इतना इनकम कर रहे। रेलवे की चर्चा में हिस्सा लेने का मौका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती को भी मिला। उन्होंने पहले रेलवे के इतिहास की चर्चा की और फिर सरकार की उपलब्धियां गिनवानी शुरू की।
क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। अंग्रेजों ने जब रेल को लाया था देश में तो विकास, भारत के विकास को गति देने के लिए नहीं, भारत को लूटने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए लाया था। भारत के संसाधनों को बंदरगाह तक पहुंचाने का रास्ता निकाला था ताकि देश से लूटपाट हो सके। अंग्रेज चले गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एकीकृत बिहार को भी इससे मरहूम ही रखा और जब 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाते हैं तब रेल के माध्यम से भी बिहार के विकास का दोहन ही करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में आज पूरा दिन इन्हीं मुद्दों की चर्चाओं के साथ चलता रहा। पक्ष और विपक्ष में बैठे दर्जन भर से ज्यादा सांसदों ने सदन में अपने अपने क्षेत्र के रेलवे की सुविधाओं की मांग की। इसी क्रम में रॉबर्ट्सगंज के सपा सांसद छोटे लाल ने एक गीत गाकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी कि सोनभद्र के भैली आज जर जर हालतिया हो, जर जर हालतिया एकदम बदतर हालतिया हो, टेनवा के मार गइल मतिया, टेनवा के बिगड़ल हालतिया, रोवेला नाजरिया, चकिया नौगढ़ भभुआ में रेलगाड़ी कब आई, मुगल साय सुकरूत में कब देखा जाई हो, चकियाओ नौगढ़ भभुआ रेलगाड़ी कब आई, मुगल सराय सुकृत सोनभद्र में कब जाई, रेल मंत्री साहब जी के लिखी खूब पतिया हो, बिल्डमगंज दूधी में रेल के विपत्तिया हो, पुरभाती चलावा रेल गाड़िया, रोवेला नाजरिया, रूसा अरे लूसा घोरावल छत्तीसगढ़ के नगरिया हो, कब ट्रेन आ जाई संसद के पुकरिया हो, कहिया ले ट्रेन चली सब ओरिया, बरसेला नाजरिया, मंत्री जी सुनीला पुकरिया, रोवेला नाजरिया, गाँव छोटे लाल लय दरिया, रोवेला नाजरिया। वैसे गीत के जरिए ही सही पर छोटे लाल जी ने अपनी मांग सदन के सामने रख दी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी विभाग के डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा होती है तो सदन के सभी सदस्य अपने अपने लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाते हैं और मांग करते हैं। कैसी मांग? माने कि उनके इलाके में नई ट्रेन चलाइए, स्टेशन को अपग्रेड करिए, रेलवे लाइन बिछाइए और टिकट की समस्या सुधारिए। ऐसे जैसे कई सारे मुद्दे जो समस्या उनके इलाके में आती हो रेलवे को लेकर, वो इस रेल के डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा में सभा पटल पर अपनी बात रखते हैं। इसके बाद मंत्री और सदन के सामने जब ये प्रस्ताव रखा जाता है और इस तरह के रिकमेंडेशन दिए जाते हैं तो फिर इनको कंसीडर भी किया जाता है और इसके बाद संबंधित मंत्री इसे ध्यान में रखते हुए जब डिमांड फॉर ग्रांट्स का जो बिल है वो पेश करते हैं तो इसमें जरूरत के हिसाब से कुछ न कुछ एडजस्टमेंट्स वो करते हैं। तो आज लोकसभा का पूरा वक्त इन्हीं चर्चाओं के नाम रहा। अब बात राज्यसभा की करें उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की एक एडवाइजरी के बारे में आपको बता देते हैं। आज यानी 17 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया। साथ ही भविष्य में ऐसा कोई भी कंटेंट पोस्ट करने पर रोक भी लगा दी। दर्शकों को शायद याद हो कि इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 12 मार्च को सदन में यह कहते हुए गंभीर आरोप लगाए थे कि एप्स्टीन के जरिए हरदीप पुरी की बेटी को करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला था जो कि विवादों का कारण बना। सुनिए उन्होंने तब सदन में क्या कहा था। माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए। अब बात राज्यसभा की करते हैं। 16 मार्च से सदन में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की चर्चा शुरू हुई जो आज भी चलती रही। इसी क्रम में चर्चा इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी पर भी हुई। सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने कई इंश्योरेंस कंपनीज पर रॉन्ग डूइंग्स के चलते करोड़ों की पेनाल्टी लगाई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Sir, I just want to highlight the fact that if there is undue influenced by insurance companies using their dominant position, or when they make false and misleading claims, misrepresent facts, or if they omit facts or features while selling insurance,
or by not taking reasonable care to ensure suitability of the policy. All these are acts of omission and commission on which companies are taken to task. I would like to highlight the fact, sir, in 23-24, 2 crore fine was levied, a penalty. I use the word fine in a bit loose fashion. 2 crore rupees was levied as penalty on an insurance company, Reliance General Insurance Company, for having not done fair practice, unfair business practice. So the honorable member can take such examples. I'll give you 2 more. In 24-25, Bajaj Finance Limited was levied a penalty of 2 crore. HDFC Life Insurance levied a fine of 2 crore. SBI Life Insurance levied a fine of 1 crore, and so on. So action is taken immediately when Royal Sundaram General Insurance 1 crore, and so on. So if insurance cover is extended without obtaining the consent of the insured, they are levied a fine. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वित्त मंत्री से CSR को लेकर सवाल किया, पूछा कि बहुत सारी कंपनीज अपनी ही NGO बनाकर इस CSR फंड का मिसयूज करती हैं, सरकार इस पर क्या कर रही है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि CSR हर कंपनी को अपने मुनाफे का 2% खर्च करना होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपने ही NGO बना के और उसमें पैसे दे के पैसे का हेर फेर करती हैं। तो क्या उसको मॉनिटर करने के लिए कोई व्यवस्था सरकार के पास है? और दूसरा एक अच्छा सुझाव आया कि जो रिमोट एरियाज हैं जहां ज़रूरत है उन जगहों पे अगर CSR फंड का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा वो उपयोगी होगा मान्यवर। तो क्या उसके लिए कोई सरकार की ओर से निर्देश जारी हो सकता है? संजय सिंह के सवाल का वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन लीजिए। Forming a fund and through that fund or a trust spending CSR money is not wrong, it's not illegal. Yes, trusts can be set up, monies can be given, but accounting for that as to how that has helped the cause under the 12 listed items are monitored. And therefore, those accounts, when they come to the government, we certainly have the people look into to see if it is being spent rightly or if it is being diverted. To that extent, but it depends on their own disclosed accounts. सवाल जवाब के इस दौर में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ी फूड चेन कंपनीज के फूड सेफ्टी और कैलोरीफिक वैल्यू को लेकर सरकार से सवाल किया। क्या सवाल था, आप खुद सुनिए। सर, आज देश में बड़े बड़े फूड चेन्स डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, हल्दीराम एक्सेट्रा कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और अपने मेन्यू पे खाने की कैलोरीफिक वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। सर, एक पिज्जा में अमूमन 1500 से 2000 कैलोरीज होती हैं, यानी 15 से 20 रोटी के बराबर कैलोरीज, विच इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी। सर, अगर लोगों को ये बात खाना ऑर्डर करने से पहले पता चल जाए तो वो खुद भी कम जंक फूड खाएंगे और बच्चों को भी कम देंगे। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन रेस्टोरेंट चेन्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कि वो मेन्यू पे कैलोरीज डिस्प्ले करना शुरू करें। जो रेस्टोरेंट्स कैलोरीज लिख भी रहे हैं उनको कैसे चेक किया जा रहा है कि वो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं। स्वाति मालीवाल के सवाल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनते जाइए। जो इनका प्रश्न है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हम गवर्न करते हैं और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हम इस बात की चिंता करते हैं कि जो भी एक ऑब्जर्वेशन फूड है, जो भी आर्टिकल है, आइटम है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन वो साइंस बेस्ड हो, ये पहला उसका मैंडेट है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये कहाँ पर बनता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है और उसके प्रेमिसेस में उसके बारे में भी हम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इन सभी चीज़ों को हम रेगुलेट करते हैं और इन सभी चीज़ों में जो लेस देन 10 आउटलेट्स है उसको तो स्टेट रेगुलेट करता है और वहाँ के लोकल लोग रेगुलेट करते हैं, लेकिन बाकी सबको हम रेगुलेट करते हैं। और इसके साथ ICMR के हमने स्टैंडर्ड्स भी बना रखे हैं कि पर 2000 पर डे के हर से ज़्यादा
ज़्यादा हम कैलोरिक वैल्यू नहीं देंगे। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की चर्चा को खत्म करते हुए एक लंबी स्पीच पेश की। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि संसद इस डिस्कशन में ग्रामीण विकास मंत्रालय कैसे काम कर रहा है, उसकी योजनाएं क्या हैं, खर्च कितने हैं, उनकी सफलताएं क्या हैं, कमियां कहां रह गई, इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। एक लंबी चर्चा के बाद आज सदन में इस पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्पीच हुई और इस पूरी चर्चा पर फुल स्टॉप लगा। उन्होंने बीते दिनों में पक्ष और विपक्ष के सांसदों के उठाए गए सवालों का जवाब भी एक एक कर दिया। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा के नाम बदले जाने पर उठाए गए विपक्षी दलों के सांसदों के सवालों का जवाब दिया। कैसे, आप खुद देख लीजिए। जैसे ही मनरेगा के जगह दूसरी योजनाओं विकसित भारत जी राम जी की बात आई, तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ऐसा लगा कि भूचाल ला देगी, भूचाल ला देगी। संग्राम होगा, संग्राम नहीं महासंग्राम। याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं भी डर गया कि शिवराज पता नहीं क्या होने वाला है। धरती हिलेगी कि आसमान फटेगा। और एक फोटो देख के मैं और भी घबरा गया। महासंग्राम करते दो महामजदूर, दो महामजदूर, सर पर गमछा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर दिखाने पर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने आपत्ति जताई। हंगामा भी हुआ, लेकिन हंगामे के बीच शिवराज सिंह ने अपनी स्पीच जारी रखी और मनरेगा पर सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है उसका ब्यौरा भी दिया, राज्यवार भी बता दिया। जब यूपीए की सरकार थी, जयराम जी राम जी के पहले जब मनरेगा नाम था, तब की बात कर रहा हूं, तब आपने खर्च किए 2,12,409 करोड़ 2006-07 से 13-14 तक। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए 8,58,346 करोड़ 71 लाख रुपए। कांग्रेस ने काम ही नहीं किया। आरोप लगाए गए राज्यों से भेदभाव के। माननीय उपसभापति जी, मैं यूपी और एनडीए के सरकारों में किस राज्य को कितना पैसा दिया गया है मनरेगा के तहत, आज वो भी एक बार सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश, यूपीए की सरकार ने 26,260 करोड़ रुपया दिए और मोदी जी की सरकार ने 76,570 करोड़ 31 लाख रुपया दिए। अरुणाचल प्रदेश, आपने 393 करोड़ दिए, हमने दिए 3,787 करोड़ किरण जी, और ऊपर से 55 लाख और एडिशनल। आसाम 4,668 करोड़ आपने दिए, 19,232 करोड़ 55 लाख हमारी सरकार ने। बिहार 9,649 करोड़ आपने दिए, लेकिन 51,841 करोड़ हमने दिए। छत्तीसगढ़ आपने दिए 11,155 करोड़, हमने दिए 33,485 करोड़। गुजरात को आपने 3,103 करोड़ दिए, हमने 12,985 करोड़। हरियाणा 1,477 आपने दिए, हमने दिए 4,942 करोड़। हिमाचल प्रदेश आपने दिए 2,766 करोड़, हमने दिए 9,372 करोड़। जयराम जी सुनो, जम्मू एंड कश्मीर में राम जी बोलो, आपने 2,853 करोड़, हमने 11,768 करोड़। झारखंड आपने दिए 7,458 करोड़, हमने दिए 25,317 करोड़। और कर्नाटक का भी सुन लो प्रहलाद जी, यूपीए की सरकार ने 8,739 करोड़, हमने दिए 48,667 करोड़ 48 लाख। यहाँ देवगौड़ा जी भी बैठे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। केरला आपने दिए 5,016 करोड़, मोदी जी की सरकार ने दिए 34,211 करोड़। कहां भेदभाव मानी। मध्य प्रदेश आपने 21,076 करोड़,
मोदी जी ने दिए 61,922 करोड़ 63 लाख। महाराष्ट्र आपने दिए 4,655 करोड़। एनडीए की सरकार ने 29,595 करोड़। मणिपुर 2,670 करोड़। यूपीए एनडीए 6,472 करोड़ 98 लाख। मेघालय 1,372 करोड़। हमने दिए 10,782 करोड़। मिजोरम 1,525 करोड़, हमने दिए 5,022 करोड़। नागालैंड 2,821 आपने दिए 5,781 करोड़। किरण जी, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिए। उड़ीसा आपने 6,790 करोड़, हमने 38,986 करोड़ दिए। पंजाब, संजय भाई साहब, 858 करोड़ दिए थे यूपी ने। एनडीए ने 10,028 करोड़ 59 लाख रुपया पंजाब को दिए। के सामने कांग्रेस को। राजस्थान में 23,353 आपने दिए, 79,350 करोड़ मोदी जी की सरकार ने दिए। सिक्किम 468 करोड़ आपने दिए, 1,205 करोड़ एनडीए की सरकार ने दिए। और तमिलनाडु में माननीय उपसभापति महोदय, भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं इस महान सदन के माध्यम से, तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हुए, पूरे यूपीए ने पूरे कार्यकाल में 16,559 करोड़ दिए थे और नरेंद्र मोदी जी ने 86,174 करोड़ 63 लाख। कहां 16 और कहां 86। करीब 1 घंटे 45 मिनट में शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी सरकार की खूब उपलब्धियां गिनाई और पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। इस पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने एक नसीहत भी दी। उन्हें क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या हो रहा है ये? जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था, न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे हो। अरे कुछ तो समझाओ। शिवराज जी ने बोले कि 2014 को पहले तो कुछ था ही नहीं, ना अस्पताल थे, न बिजली थी, न कुछ था। उनका 14 के बाद बिजली आई। माननीय मोदी जी ने, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं देश में। देखो, सिर्फ सड़क, जंगल, नदियां थी। फिर जब 14 में मोदी जी आए तब आपका कभी घर बना होगा, आपके लोगों के बच्चों को नौकरियां मिली होंगी, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए उस पर मत जाओ कि पहले क्या होता था। सब प्रधानमंत्रियों ने काम किया, ऐसी भावना रखो। और मोदी जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि मैं हर प्रधानमंत्री के योगदान की सराहना करता हूं। तो इसलिए उसी पर कायम रहो। ये ज्यादा जो है इस चक्कर में खुश करने के चक्कर में वो खुश नहीं होते हैं, मैं भी उनको जानता हूं। शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए राजीव शुक्ला ने पीएम मोदी के उस बयान पर सरकार को आड़े हाथ लिया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया इज द मदरलैंड एंड इजराइल इज द फादरलैंड। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी। अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता है तो बहुत बड़ा आईटी का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ अभी। वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए।
हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत, महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों के साथ राज्यसभा की आज की कार्यवाही भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्किंग और अप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के नाम रही। आप इस पूरी चर्चा और सांसदों की स्पीच पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। हमारी मुलाकात कल फिर होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरी साथी निवेदिता। आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।